नमस्कार साथियों, मैं अमन जाखड़। आज अपन बात करेंगे रेलवे के बारे में। रेलवे का एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, क्या रणनीति रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेबस कट ऑफ रहती है इसकी, पूरी इसके बारे में विस्तृत पूरी जानकारी रहेगी। जैसे कि रेलवे का CBT 1 हो चुका है, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, अभी से उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि रेलवे अभी जो करंट न्यूज़ है कि रेलवे CBT 2 के जल्द ही एग्ज़ाम आने वाले हैं और ग्रुप डी के भी होने वाले हैं। और दोनों का अपने को ये है कि मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि दो जिसके रेलवे में 55-60% प्लस मार्क्स है वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई है। दूसरी बात, रेलवे CBT NTPC दे रहे हो आप, रेलवे के अंदर ग्रुप डी दे रहे हो, दोनों का सिलेबस मैक्सिमम बहुत हद तक बराबर है, तो इसका फायदा रहेगा। आओ देखते हैं, अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको पूरी कट ऑफ से लेके कहाँ की कट ऑफ कितनी रहती है, पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल अपन आज बात करेंगे। आइए, RRB एग्जाम पैटर्न, NTPC CBT 1 CBT 2 ग्रुप डी, ये एग्ज़ाम अपन का हो चुका है। रेलवे अपने को किस तरीके से तैयार करना है, कितने महीने की मेहनत से रेलवे में अच्छे अंक ला सकते हैं, अपने सारी बात डिटेल बात करेंगे। इस बात पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हो चुका है। क्या है, ये हो चुका है CBT 1। अपन को अगर CBT किसी का स्कोर कम रह रहा है उसके बारे में बताऊंगा कि आपके पास ऑप्शन है। इसके अंदर छोटी छोटी नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके अंदर नंबर कैसे बढ़ते हैं उस बारे में अपन डिटेल बात करेंगे। आइए साथियों, CBT 2 की बात करें, क्योंकि फर्स्ट हो चुका है। CBT 2 में मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग लोग CBT 2 में बैठेंगे। उसकी रणनीति क्या रहेगी, उसका सिलेबस कैसे रहेगा, कितने टाइम आपको पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्रुप डी की बात करेंगे। ग्रुप डी में अपना क्या क्या सिलेबस रहेगा, पिछली कट ऑफ क्या रही, इस बारे में भी बात करेंगे। आइए देखो, RRB NTPC एग्जाम पैटर्न 2021 CBT 1 ये हो चुका है। इसके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस CBT 1 और CBT 2 का सिलेबस लगभग बराबर है। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस CBT के अंदर बढ़ जाएंगे, टाइम आपका वही रहेगा। आइए, इस पे ज़्यादा अपने बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एग्जाम हो चुका है, आप लगभग लोग क्वालिफाई इसको कर देंगे मुझे उम्मीद है। अपन बात करेंगे CBT 2 और रेलवे ग्रुप डी की। अब अपनी कहानी यहां से स्टार्ट होती है साथियों। रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC CBT 2 से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। इस बारे में अपने डिटेल बात करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि इसके जो सेक्शन वाइज रहते हैं, 3 सेक्शन रहते हैं। मोटे मोटे तौर पर कितने सेक्शन रहते हैं, 3 सेक्शन, और तीनों ही क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है किसी में भी कम रहेगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ पर कम ध्यान देना है। और 5 महीने की तैयारी से तो आपका 100% श्योर है। अगर मेहनत से आप 5 महीने 4 महीने तैयारी कर लेते हो तो कोई आपको रोकने वाला ही नहीं है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। मैथमेटिक्स का इसके अंदर रेशियो रहता है 35 नंबर का। कितने नंबर का, 35 नंबर का। और नंबर भी कितने रहते हैं, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के रहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और इसका सिलेबस जो टॉपिक क्या क्या रहते हैं उनका भी मैं आगे बताऊंगा आपके, कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से कौन कौन कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रहेंगे, बराबर मैथ और रीजनिंग का बराबर रेशियो है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें, इसके अंदर ढेर सारा मैटर है, कई सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, करंट का हो गया, करंट के अंदर खेल कूद, प्रमुख व्यक्तित्व जैसी चीज़ें रहेगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये मैटर है। अपन को यहाँ से लेके अपन जब भी तैयारी करनी स्टार्ट करना, अपने को स्कोर का यह रहना चाहिए कि मेरिट कितनी रहती है। लगभग 70 से 75% के बीच में क्या रहेगी, मेरिट रहेगी। जैसे पिछली बार रेलवे अपन अजमेर जोन की बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ रही हुई है, जनरल की कट ऑफ रही है 74% के करीब। और ओबीसी की बात करें, और ओबीसी की बात करें तो 69 पॉइंट समथिंग रही हुई है। अपन को अब देखो 35 और 35 70 और 50 120, यानी कि 120 में से 80% स्कोर करना है, क्योंकि अपन को सेफ स्कोर करना है, क्योंकि मेरिट जो रह रही है 74% 69%, अपन को इसमें नहीं जाना। ये भी बढ़ के कैसे रही हुई है, आपने सुना होगा नॉर्मलाइजेशन। रेलवे SSC के फॉर्मूले पर ही नॉर्मलाइजेशन करते हैं,
और कईयों के नंबर इसमें 25-25 नंबर तक अबव चले जाते हैं। वो कैसा होता है वो उस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रेलवे जो है नॉर्मलाइजेशन करती है। जिस लड़के ने मान लो किसी ने 55 क्वेश्चन किए और उसने गलत 5 ही किए, तो उसका 100% श्योर है कि स्कोर जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है 15 से 20 नंबर तक बढ़ सकता है। ऐसा हुआ भी है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने रेलवे दिए, मेरे साथ के जो भी लड़कों ने मैंने पढ़ाया उनमें भी ऐसा हुआ है, स्कोर बढ़ता है। जैसे इसमें क्या है कि 55 सही है और आपने गलत बहुत ज़्यादा कर दिया, उस टाइम आपका नंबर बढ़ने का चांस बहुत कम रह जाता है। तो रेलवे की तैयारी रणनीति क्या रहेगी, आपको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपकी एक्यूरेसी 100% रखने की प्रयास करोगे रेलवे के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया ठीक है सही हुआ तो नेगेटिव चला जाएगा। नेगेटिव का नुकसान वहाँ तो यही है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर नेगेटिव का नुकसान और नुकसान बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर आपको 35 और 50 नंबर का CBT 2 रहेगा, यह तैयारी करोगे। इसके साथ साथ रेलवे की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका सिलेबस बहुत सेम रहता है, चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे CBT 1 की करो, चाहे CBT 2 की करो। इसका ऐसा नहीं है कि प्री के अंदर कुछ और सिलेबस है और मेंस के अंदर कुछ और सिलेबस है। आपका सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, लगभग थोड़ी थोड़ी चीज़ें कहीं पर जाएगी। और जो इसका सामान्यतः क्वेश्चन का लेवल रहता है बहुत ही आसान रहता है। इसका लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल कोई हार्ड चला गया हो। इसके बाद जीके के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न देखो, CBT 1 के अंदर क्या था, मैथ थी, सॉरी CBT 2 के अंदर मैथ थी 35 नंबर की। यहाँ पर मैथ का रेशियो आ गया 25 का। सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिए क्योंकि वहाँ पर 120 क्वेश्चन थे, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन 100 कर दिए। 120 से 100 पे आएंगे, यानी सबके क्वेश्चन घटेंगे तो मैथ के भी घटेंगे। तो यहाँ पर मैथ वहाँ 35 थे CBT 2 के अंदर, और यहाँ पर कितने कर दिए, 25 नंबरों की मैथ कर दी। कितने नंबरों कर दी, 25 नंबरों की। आइए आगे, रीजनिंग का क्या रखा है, रीजनिंग का इन्होंने 30 नंबर का स्कोर रखा है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है साहब, ये दोनों बात होगी कंप्लीट। जीके के अंदर इसका क्या रहेगा, जीके के अंदर यहाँ पर 2 डिवाइडेशन कर दिया इन लोगों ने। जनरल साइंस CBT 2 के अंदर भी आएगी, ऐसा नहीं है, पर इन्होंने यहाँ से अलग से उसका नंबर ऑफ रेशियो बांट दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग से दे दिए और उसका रेशियो अलग से कर दिया। जैसे कि जनरल साइंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन साइंस का आ रहा है यहाँ पे 25 नंबर का। कितने नंबर का, 25 नंबर का। यानी कि रेलवे ग्रुप डी, आपको जीके से डर लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर भूगोल भी पढ़ते हो, इतिहास भी पढ़ते हो, पॉलिटी भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हो, करंट का बहुत सारा खूब सारा मैटर आ जाता है, खेल कूद क्या है, विश्व के प्रमुख व्यक्तित्व, विश्व की घटनाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो मेरा मानने का अगर ये आप 3 बहुत अच्छा तैयार कर लेते हो, और ये चीज़ क्या रहती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर है, हर एग्जाम में आपको काम आती है। ये तो आप कंपटीशन के अंदर आ रहे हो तो सॉरी, ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इसका रेशियो रहता है। और ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, इन दोनों की तो अगर अपन बात करें तो ये तो ऐसे सब्जेक्ट है कि आपको 100% नंबर दे सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आपने सीख लिया और रीजनिंग सीख ली तो नंबर कटने की संभावना ही नहीं है। हाँ, हो सकता है साइंस के अंदर क्वेश्चन कम ज़्यादा चले जाएं, 2 अपने को आ रहे हैं वो आगे, यानी कि अपने हिसाब से। जीके के अंदर भी ऐसा हो सकता है, परंतु अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे तो ये पोर्शन ऐसा है कि यहाँ पर अपन स्कोर मन सा स्कोर खींच सकते हैं जितना होगा। अपने को मेरिट तक बात करनी है, अपने को ऐसा नहीं है कि मुझे इतने लेके आने, अपन को नौकरी लेनी है। क्या लेनी है, नौकरी। नौकरी लेने के लिए कितने % नंबर जरूरी है, मैं एग्जाम को कैसे करूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। मुझे नेगेटिव, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको आते हुए वो गलत ज़्यादा कराते हैं। अगर मान लो 65 कोई अटैम्प्ट करके आया, 65 सही थे, या 70 करके आया 65 सही थे, पिछली मेरिट मैंने 69 बताई आपको, तो नॉर्मलाइजेशन से वो चला गया 75 के करीब। और एक जो करके 65 सही हो रहे हैं उसके 25 गलत हो रहे हैं, तो वो तो नीचे आएगा, या फिर 1-2 नंबर बढ़ेगा क्योंकि उसका जो सही का रेशियो है उसने बहुत गलत किए हैं, सही का रेशियो तो उसका बहुत कम है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा उसको बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो भी नाम मात्र का रहेगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपकी एक्यूरेसी 100% के करीब रहती है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा बहुत बड़ा रहता है। रेलवे के अंदर एग्जाम दे रहे हो तो इस बात की गांठ बांध लो, क्योंकि जो रेलवे है वो SSC के पैटर्न पर नॉर्मलाइजेशन करती है, और ये लगभग रेलवे नॉर्मलाइजेशन का खेल
समझ में नहीं आता किसी को कि कैसे करूं। लोग आराम से जैसे दे के आते हैं वैसे दे आते हैं, कोई ना इतने सही है इतने गलत है। नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो रेलवे के अंदर आप एक बात मान के चलो कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आप उतने तक ही सीमित रहो, आपका 10 से 15 नंबर स्कोर ऐसे ही बढ़ जाएगा। जनरल इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें मैंने बताया कई सब्जेक्ट रहेंगे जो मैंने बता दिया है। इसके बाद अपन बात करें यहां पर ये ग्रुप डी के अंदर अपन को जीके के अंदर। अब जीके के अंदर क्या रहेगा, करंट अफेयर्स के अंदर क्या रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स रहेगा। कितने क्वेश्चन का, 5 से 6 क्वेश्चन का रहेगा। जीके के अंदर क्या क्या चीज पढ़नी है, जीके के अंदर ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पढ़ना है। उसके अंदर आपको प्रमुख व्यक्तित्व, योजनाएं भारत सरकार की, खेल कूद, 5 चीजों पर ही फोकस करना है। 3 तो है कि बाकी जो प्रमुख घटनाएं होती है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, क्या स्कीम कहाँ पर लागू, उन पर ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ना क्योंकि 5-6 नंबर का यहाँ से आएगा। भूगोल 5 से 9 ज़्यादा है, मान के चलो तो 5 से 6 क्वेश्चन आप लेके चलो, 5 से 9 ज़्यादा हो जाता है, 5 या 6 क्वेश्चन के बीच ही भूगोल का रेशियो रहता है। यहाँ पे कम होगा तो बढ़ेगा क्या पे, करंट अफेयर से क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इनमें किसी से भी क्वेश्चन कम होंगे, यहाँ का रेशियो क्या डाल देता है, इस पोर्शन के अंदर डाल देता है, क्योंकि करंट और कहीं से क्वेश्चन घटाएगा तो क्वेश्चन तो पूरे बनाते हैं, तो कहाँ पे डालते हैं फिर। मैथ और रीजनिंग और साइंस का तो पैटर्न फिक्स हो गया कि इतने इतने क्वेश्चन आने हैं। आइए भूगोल का रहेगा 5 से 6 क्वेश्चन। इतिहास का बहुत ही माइनर पोर्शन रहता है और इतिहास बहुत बड़ा है। तो मैं तो कहता हूँ रेलवे ग्रुप डी कहता है इतिहास आपका बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लास्ट टाइम में 2-3 दिन में आप देख लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पोर्शन है नहीं इतिहास का। और इतिहास में भी बात करूँ तो क्वेश्चन लगभग लगा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पड़ता है। मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि गांधी युग के बाद की अपन बात करें, या फिर बौद्ध और जैन धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, पूरा डिटेल पढ़ने के इन 2-3 क्वेश्चनों की मुझे नहीं लगता कि पूरी डिटेल पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस पोर्शन पे इतनी मेहनत करोगे जीके वर्ड पे, इससे आधी मैथ रीजनिंग और साइंस पे कर लोगे तो आपका लगभग स्कोर मेरिट के करीब पहुंच जाएगा। इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और लगभग जो एग्जाम पास करते हैं रेलवे का, उनसे आप बात करना, मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास करो कि इस पोर्शन पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, इस पोर्शन को थोड़ा लाइट लेना है। फोकस किसके करना है, मैथ रीजनिंग और साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आइए बात राजनीति पॉलिटी की बात करें। पॉलिटी के क्वेश्चन 3 हैं, पर हमेशा 3 नहीं रहते, पॉलिटी के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। इनमें से क्वेश्चन यहाँ से जियोग्राफी से घटाएगा, कहाँ डाल देगा, पॉलिटी में डाल देगा। पॉलिटी का रेशो तो हर एग्जाम में ज़्यादा रहता है, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, और लगभग पॉलिटी हर एग्जाम में रहती है। तो यहां से क्वेश्चन घटेंगे, इस पोर्शन के अंदर डाल देगा। पॉलिटी के अंदर पॉलिटी का रेशो 5 से 6 क्वेश्चन का मान के चलो, और हो सकता है इससे भी ज्यादा चला जाए, हो सकता है इससे भी ज्यादा चला जाए। पॉलिटी का क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है, क्योंकि पॉलिटी मेन सब्जेक्ट रहता है इनका। ग्रुप डी के अंदर भी है और सीबीटी के अंदर भी है। इकोनॉमिक्स, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, पढ़ने तो इकोनॉमिक्स के डेड क्वेश्चन बहुत कम आने की संभावना रहती है। तो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, करंट के जो रिलेट करके, करंट के क्वेश्चनों को इकोनॉमिक्स के रिलेट करके करंट के बेस्ड क्वेश्चन देता है। आप उनको इकोनॉमिक्स में चाहे तो गिन लो, चाहे आपको उसको करंट में रखो। तो हाँ, डेड क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, पर जो इकोनॉमिक्स का लगभग रहता है, इसमें 3 क्वेश्चन, मान लो 3 या 4 क्वेश्चन आए, तो उसमें से 2 क्वेश्चन पक्के वो करंट से रिलेट करके देगा, क्योंकि वर्तमान में रेपो दर, रिवर्स बैंक का किसी भी सिस्टम से दे दिया कि वित्तीय बजट से क्रॉस करके उस क्वेश्चन को दे देगा। तो ये बात होगी विविध विषय। यहाँ पर बात होगी करंट की, इसके अंदर कहीं से भी आ जाएगा, कल्चर से आ गया, इंडियन कल्चर से, किसी राज्य से कोई आ गया, आपके अभ्यारण्य से आ गया कि ये अभ्यारण्य कौन से हैं, तो इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। इसके अंदर अब बात करते हैं कि मेन कौन सा तैयार करें, तो आपको एक पॉलिटी तो करनी ही करनी है। मैं जो डबल बता रहा हूं कौन कौन से सब्जेक्ट पर अपन को ज्यादा ध्यान देना है। इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है, इसको करना है, और इस पोर्शन को अच्छे से करना है। यहां से ये 3 चीजें अच्छे से करके लेके चलो, ये दोनों तो बहुत अच्छे से लेके चलो ही चलो, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आपके राजनीति से 5 से 6 क्वेश्चन दे देगा वो। यहाँ पे 3 से 5, 3 कम लिख दिए, 5 से 6 क्वेश्चन डाल देगा। इनमें से जो क्वेश्चन घटेंगे वो करंट में डाल देगा। और कई बार जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो करंट में कोई हिस्ट्री की बात है, कोई नई साइट पता लगी, कोई नई चीज़ है हिस्ट्री में, जैसे कोई सभ्यता में, तो उसको भी करंट से रिलेट करके दे देगा। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से बढ़ जाएंगे।
इनमें से किसी भी क्वेश्चन घटेंगे, करंट के बढ़ जाएंगे। संभावना राजनीति विज्ञान और यहाँ से करंट अफेयर से, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो मैं तो आपको ये सलाह देता हूँ कि यहाँ से इन दोनों सब्जेक्ट को तो आप स्टार बढ़ा लो, इन दोनों को रेलवे ग्रुप डी के लिए इन दोनों को बहुत अच्छे से तैयार करो, इन पे डबल स्टार है। और बाकी को आप जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का इकोनॉमिक्स पढ़ा है किसी ने तो वो इकोनॉमिक्स में थोड़ा और पढ़ लो, किसी का भूगोल अच्छे से तो उसको पढ़ लो, पर ये दो चीज़ आप छोड़ो मत। अब आपका सिलेक्शन कौन करवाएगा? ग्रुप डी के अंदर आपका सिलेक्शन करवाएगा ये चीज, अगर इन तीनों चीजों में आप एवरेज स्कोर कर रहे हो, अच्छा स्कोर कर रहे हो, 75% प्लस आप जा रहे हो, तो आपका होगा। इसके बाद पढ़ने के बाद भी रेलवे ऐसा नहीं है कि पास कर दोगे। रेलवे एक ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, क्योंकि नए नए स्टूडेंट तैयार करते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओ तो कमाओ। इसके बाद आगे की रणनीति क्या रहेगी रेलवे के लिए? रेलवे जब भी आपका सिलेबस, आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से कर ली, उसके बाद आप ऑनलाइन सेट जरूर लगाओ। कम से कम एग्जाम में जाने से पहले आपके 30 से 40 ऑनलाइन सेट होने चाहिए लगाए हुए आपको क्योंकि 90 मिनट का टाइम रहता है। स्टूडेंट्स क्या करता है, किसी भी पोर्शन को उठाता है, टाइम देखता है तो उसके अंदर घबराहट हो जाती है, उसके बाद आते हुए क्वेश्चन भी गलत चलने लग जाते हैं। मैथ की कैलकुलेशन सही नहीं बिठा पाता है, रीजनिंग का कैलकुलेशन सही नहीं बिठा पाता है, आते हुए क्वेश्चन। यह चीज़ कैसे सुधरेगी? ये सुधरेगी आप प्रैक्टिस से। पढ़ना तो है ही है, पढ़ने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप रेलवे के लिए पूरे फुल प्लस तैयार हो गए हो, ऐसा नहीं है साथियों। रेलवे के लिए आप एग्ज़ाम पास करने के इतना पढ़ लिया कि आपका स्कोर अच्छा हो रहा है ऑफलाइन के अंदर, तो भी ऑनलाइन के अंदर आपका 10 से 15 नंबर नीचे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि 90 मिनट का टाइम रहेगा, उसके अंदर आपको घबराहट भी रहेगी। और ये चीज़ कैसे दूर होगी? आपका पूरा होने के बाद आप कम से कम 30 से 40 सेट्स ऑनलाइन लेके चलो, 30 से 40 सेट ऑनलाइन लगा के चलो। पहले सेट के अंदर आप देखना कि आपका स्कोर बहुत कम रहेगा, तैयारी अच्छी है तो भी कम रहेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ों का आगे पीछे क्वेश्चन को कैसे मैं दोबारा देखूंगा, हर चीज़ का एक एक चीज़ का पता लगा। 30 से 35-40 सेट लगाने के बाद आप उस सतर तक पहुंच जाओगे जहां तक आपका क्या रहेगा कि आपको जितनी तैयारी है उतना स्कोर आराम से होगा। अगर इस सेट के बिना आप सीधे एग्जाम में उतर गए तो मान लेना कि तैयारी अच्छे होने के बावजूद भी रेलवे ऐसा नहीं है कि आपका जितने नंबर आ सकते थे उससे 15 से 20 नंबर नीचे चले जाओगे, क्योंकि ऑनलाइन का ये सिस्टम रहता है। इसके बाद आओ साथियों, करंट अफेयर्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ किस मैथ के अंदर कहाँ से कितने क्वेश्चन रहते हैं। वैसे तो मैथ का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, वहाँ पे बता दूंगा कि कहाँ कहाँ कैसा रहेगा, पर फिर भी एक मोटे तौर पे आपको बता दूं कि सरलीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं भाई। सरलीकरण से 7 से 10 लिखा है, 7 दिन में 5 से 7 तो मान के चलो आप, सरलीकरण से 5 से 7 क्वेश्चन। डाटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना भी है, 4-5 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलो डीआई के। और सिंपल डीआई आती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड डीआई आते हैं, बहुत ही सिंपल डीआई जो रेलवे का, चाहे CBT 2 की बात करें चाहे रेलवे ग्रुप डी की बात करें, सिलेबस का जो पैटर्न है वो बहुत ही 10th लेवल से भी कम का रहेगा। 10th लेवल में सभी एग्जाम में 10th लेवल का मैथ और रीजनिंग आता है, ऐसा नहीं है कि उससे ज़्यादा आता है। मैथ का लेवल रेलवे और रेलवे ग्रुप डी और NTPC के अंदर बहुत ही नॉर्मल रहता है, एक आम स्टूडेंट उसको आराम से क्लियर कर सकता है। डीआई से क्वेश्चन, एलजेब्रा से क्वेश्चन रहते हैं भी। एलजेब्रा बहुत अपने आप में वाइड सब्जेक्ट है, अगर देखें तो अपने एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, पर बीजगणित क्वेश्चन रहेंगे। नॉर्मल जो क्वेश्चन रहेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बीजगणित के अंदर, ग्रुप डी और NTPC के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज, यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। औसत से जो डाउटफुल क्वेश्चन होता है वो एवरेज से और परसेंटेज से 2 ही रहता है, बाकी सारे टॉपिक का क्वेश्चन वो नॉर्मली डालेगा। अनुपात समानुपात हो गया, मिश्रण हो गया, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क का आएगा, समय दूरी का आएगा, ब्याज का रहेगा क्वेश्चन, लाभ हानि, संख्या प्रणाली, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्रोबेबिलिटी। आपको इसमें से ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? ये तो सारे आगे, ये चैप्टर अर्थमेटिक की धुरी रहता है। परसेंटेज आया
तो ब्याज आएगा, ब्याज परसेंटेज आया तो लाभ हानि कर पाओगे। यानी तीनों इंटररिलेटेड टॉपिक है। प्रतिशत से क्वेश्चन हमेशा ही ज़्यादा रहते हैं। प्रतिशत से अपन मान के चले लाभ हानि, ब्याज, यहाँ पे डायरेक्ट ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चैप्टर प्रतिशत पर डिपेंड है। यानी कि प्रतिशत एक जो टॉपिक ये रह गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि यानी प्रॉफिट की बात आ गई। तो ये चारों टॉपिक यहाँ पर तीन है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को अपन अलग करें तो चारों टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। और ये मान लो अगर ये चार टॉपिक आ गए तो अर्थमेटिक का 40% पोर्शन आप इन चार टॉपिक से कवर कर लिया यहाँ से। तो आपको गणित के अंदर मेन परसेंटेज पे फुल ध्यान देना है, अनुपात पे पूरा ध्यान देना है, मिश्रण को एक बार चलो अपन समय दूरी से क्वेश्चन पक्का रहेगा, ब्याज यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से अपन क्षेत्रमिति से क्वेश्चन रहता है, अनुपात अनुपात से, बाकी चीज़ों से इन टॉपिक्स को तो 7 या 8 टॉपिक्स को अपना बहुत ज़्यादा अच्छा तैयार करना है अपन को। इसके बारे में बता दिया साथियों। इसी प्रकार रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे। टॉपिक कोई से भी टॉपिक में एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे रहने की संभावना रहती है। मोटे तौर पर परसेंटेज का रेशियो वो इसमें खूब रहता है। मैथमेटिक्स का आपके टॉपिक है 20 टॉपिक है, जो मैंने बता दिया आपको पिछले स्लाइड के अंदर। रीजनिंग के टॉपिक रहेंगे 18 टॉपिक रहेंगे, सारे टॉपिक हैं लगभग आपके जो भी आप रीजनिंग में पढ़ते हो, बाकी सर आपको करवाएंगे। कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है कि कोई हार्ड टॉपिक्स में डाला हुआ। हाँ, एक टॉपिक क्लॉक घड़ी वाला है, वो मैथ के अंदर इन्होंने डाला हुआ है, तो वो रीजनिंग के अंदर पढ़ लो, मैथ के अंदर पढ़ लो। साइंस के क्या रहेगा? साइंस का रेलवे ग्रुप डी के अंदर साइंस का क्या रहता है, एक अलग पोर्शन दिया 25 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैथ रीजनिंग के साथ। फिजिक्स रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी और लाइफ साइंस रहेगी, दैनिक विज्ञान। बायोलॉजी की बात करें तो दैनिक विज्ञान में ज़्यादा क्या आता है, बायोलॉजी आ जाती है। बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स के बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से इस पोर्शन को अपन को पूरा ध्यान देके पढ़ना है। यानी कि रेलवे के अंदर सिलेक्शन लेना है, मैथ अपने को अच्छे से करनी है, रीजनिंग अच्छे से करनी है और साइंस अच्छे से करनी है। बाकी अपने से जितना हो पाया उतना तो करेंगे, परंतु ये तो अपन को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इतना करने के बाद आपको कोई भी रेलवे एग्जाम फाइट करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने दिया है रेलवे, आप भी दोगे। जैसे मैं सक्सेस हूँ इसी तरह का आप भी सक्सेस होगे। और रेलवे का ज़्यादा बड़ा सिलेबस है भी नहीं, क्योंकि मुझे बहुत बुक्स पढ़नी पड़ती है। किसी भी एक ऑथेंटिक बुक को अपन मैथ के अंदर लेके चलें, रीजनिंग के अंदर लेके चलें और साइंस के अंदर लेके चलें, 3 अच्छी बुकें कवर करें, और उसके बाद अपन कहीं से भी एक बार अच्छा तैयार होने के बाद कहीं से भी और बुक्स पढ़ सकते हैं। यह आपका मैंने करंट के अंदर बता दिया है। जनरल अवेयरनेस आएगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रहेगी, कल्चर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्सनालिटीज जो इकोनॉमिक्स से रहेंगे, पर्सनालिटीज प्रमुख व्यक्तित्व मैंने बता दिया, और इसी तरीके पॉलिटी जो भी मेजर टॉपिक जो देश के अंदर उभरते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो बाहर के आ सकते हैं, यानी कि मेजर टॉपिक जो उछलता है करंट के अंदर वो आएगा, इसमें एक्शन नहीं है। बाकी स्पोर्ट्स को ज़्यादा इन्होंने तरजीह दी है, स्पोर्ट्स से ज़्यादा आएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। सारा मैंने बताने की कोशिश करी है, फिर भी एक बार आप दोबारा देख लेना। अगर इसमें कहीं भी कोई कमी रही है तो फिर मैं बताऊंगा।